चंदन नगर गांव में मीरा और पारो नाम की दो औरतें रहती थी। मीरा बहुत गरीब थी, लेकिन वो बहुत दयालु और परोपकारी थी। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। दूसरी तरफ पारो बहुत चालाक और स्वार्थी थी। पारो मीरा से जलती थी, जबकि उसके पति की अच्छी कमाई थी। मीरा बेचारी अकेले कमाने वाली थी। एक दिन पारो दोपहर में सोई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ, इतनी गर्मी में दोपहर में कौन आया? बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक गरीब बुढ़िया को देखते ही आग बबूला होकर, क्या है? ये कौन सा समय है खाना मांगने का? जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं ये लोग। जाओ यहाँ से, अभी मैं सो रही हूँ। बुढ़िया चुपचाप वहां से निकल गई। बगल में ही मीरा का घर था। बुढ़िया उसके घर के सामने जाकर बैठ गई। मीरा ने खिड़की से एक बूढ़ी औरत को बैठी हुई देखा तो उसके पास चली आई। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें भी परेशानी हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। ये कहकर बुढ़िया जाने लगी। अम्मा ठहरो, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमको कुछ चाहिए क्या? थोड़ा पानी चाहिए था। तुम बैठो, मैं पानी ले आती हूँ। मीरा अंदर गई तो एक गिलास पानी और साथ में कुछ रोटियां और सब्जी भी ले आई। लो, ये खाकर पानी पी लेना। कहाँ से आ रही हो अम्मा? बेटा, मेरा कोई नहीं है। पिछले कई दिनों से बीमार हूँ। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। उफ अम्मा, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना पहुंचा दिया करूंगी। तुम रहती कहाँ हो? बुढ़िया ने उसे अपने घर का ठिकाना दे दिया और मीरा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जाते समय उसने अपने थैले से एक तांबे का लोटा निकाल कर दिया। तुम्हारा भंडारा हमेशा भरा रहेगा बेटी। ये तांबे का लोटा साधारण नहीं है। बुढ़िया के जाने के बाद मीरा ने तांबे का लोटा उठाकर रसोई में रख दिया, फिर आराम करने चली गई। शाम को जब पानी पीने रसोई में गई तो देखा तांबे के लोटे में सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। अम्मा ने कहा था कि ये साधारण तांबे का लोटा नहीं है। तो क्या ये तांबे का लोटा जादुई है? उसने देखा तो तांबे के लोटे में 8 सिक्के थे। मीरा ने सिक्के निकालकर अपनी संदूक में रख दिया और खाना बनाने लगी। तभी पारो आ गई। आज काम पर नहीं जाओगी क्या? जाऊंगी, जरा खाना बना लूं। किसी दुखारी को खाना देने जाना है। तुमसे ज्यादा दुखियारी कौन आ गया? मेरे शरीर में ताकत है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। जिसके पास वो भी नहीं है, वो मुझसे ज्यादा दुखियारी है। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, मैं चलती हूँ। मीरा खाना बनाकर बुढ़िया के बताए ठिकाने पर पहुंची तो वहां कोई घर था ही नहीं। उसने पूरा खाना भिखारी को दे दिया और काम पर चली गई। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो तांबे के लोटे में फिर से 8 सोने के सिक्के रखे थे। कल इन सिक्कों को बाजार में बेचकर घर का कुछ सामान ले आऊंगी। मीरा दूसरे दिन बाजार गई और सिक्के बेचकर अपने घर के लिए बहुत सारा सामान ले आई। पारो ने अपनी खिड़की से देखा कि मीरा इतना सारा सामान लेकर आई है तो भागती हुई उसके पास पहुंच गई। अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? ज्यादा काम पकड़ लिया है। अरे वाह, बड़े पैसे देते हैं वो लोग तुम्हें। मीरा चुपचाप अपना सामान रख रही थी। पारो भुनभुनाती हुई अपने घर चली गई। जब शाम को उसका पति थका हारा आया तो, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ मीरा की तरह मैं भी कहीं काम कर लूं। आज वो अपनी कमाई से कितना सामान लेकर आई है। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अपने घर का तो काम संभाल नहीं पाती। दिन भर दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती है। चुपचाप घर के काम में मन लगाओ। मीरा के तांबे के लौटे में रोज सोने के सिक्के आ जाते थे। उसने सिक्के बेचकर आसपास के सभी गरीबों और असहाय लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। कभी तो वो बूढ़ी अम्मा मुझे मिलेंगी, उनको भर पेट खाना खिलाऊंगी। उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। पारो उसको गरीबों को खाना खिलाते देखकर जल भून जाती थी। एक दिन, पारो, जरा मेरे साथ खाना बनवाने में मेरी मदद करवा दो।
आज मुझे काम पर जल्दी जाना था। क्या मैं और तुम्हारी मदद करवाऊं? तुम अपनी हैसियत भूल रही हो मीरा। मीरा कुछ नहीं बोली, अपना खाना बनाने लगी। आखिर इसके पास इतनी कमाई कहाँ से होती है? पारो उस पर नजर रखने लगी। एक दिन वो अचानक मीरा के घर आ गई। पारो ने उसे तांबे के लोटे में से सिक्के निकालते हुए देख लिया। मीरा, तुम उन घरों से सिक्के चुरा कर लाती हो और गरीबों को खाना खिलाकर महान बनने के नाटक करती हो। नहीं नहीं पारो, ऐसा नहीं है। उसने पारो को उस दिन की सारी बातें बताई। वो बुढ़िया तो पहले मेरे पास ही आई थी, पर मैंने उसे भगा दिया। इस तांबे के लौटे पर मेरा अधिकार है, ये मुझे दे दे। उसने जबरदस्ती लौटा मीरा से छीन लिया। ठीक है, ले जाओ। पारो तांबे का लौटा लेकर चली गई। बार बार उसमें झांक कर देखती, पर 3 दिन बीत गए। उस तांबे के लौटे में से सिक्के आए ही नहीं। उसने गुस्से में आकर लौटे को जमीन पर दे मारा। लौटा जमीन पर गिरते ही पारो भी जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। लौटा लुढ़कते लुढ़कते मीरा के दरवाजे पर पहुंच गया। मीरा आहट सुनकर बाहर आई तो अरे, ये लौटा तो पारो ले गई थी, ये यहाँ कैसे आया? खैर, मुझे क्या। मीरा ने तांबे का लौटा उठाकर रसोई में रख दिया। मुझे क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। शाम को जब उसका पति आया तो उसने पारो को जमीन पर पड़े हुए देखा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हाथ पैर में जान ही नहीं है। चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ये मेरे ही पाप का फल है। पारो ने सारी बात रवि को बताई। तुमसे किसी की उन्नति देखी नहीं जाती है, ये तो मैं जानता था, पर तुम इतनी स्वार्थी और लालची हो, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अब जो किया है वो भुगतो। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। मीरा उसी समय बाजार से आ रही थी। भैया, पारो सुबह से दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? रवि ने उसे सारी बात बताई। मीरा अपने घर का सारा सामान रखकर तुरंत पारो के घर गई। पारो जमीन पर ही पड़ी थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थी। पारो, उठो, ये सब कैसे हुआ? पारो ने रोते हुए उसे सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छाइयों से जलती रही। मुझे अपने किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। नहीं नहीं पारो, मैं तुम्हारा अच्छा से अच्छा इलाज करवाऊंगी। अभी मैं रवि को बुलाकर ले आती हूँ। रवि और मीरा ने पारो को उठाकर रिक्शे पर बैठाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखकर बताया कि हाथ और पैर पर लकवे का असर है। ये दवाइयाँ खानी होंगी और मालिश करनी होगी। कम से कम 1 साल लग जाएंगे ठीक होने में। जब वो लोग लौट कर आए तो पारो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारी मालिश करूंगी। मीरा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही और तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो। पारो, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे का सोचो। मीरा अपने घर चली गई। दूसरे दिन पारो अपने घर में थी, तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूखी हूँ। पारो उसी समय घिसटते घिसटते दरवाजे तक आई और अम्मा, मैं तो तुम्हें कुछ खिलाने लायक ही नहीं रही। तुम खुद आकर घर में जो कुछ भी है वो ले लो। मैं तुम्हारी हाथ की बनाई रोटियां ही खाऊंगी। तुम उठने की कोशिश करो। पारो को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ गया और उसके हाथ पैर में जान आ गई। पारो दौड़ कर गई और बूढ़ी औरत के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो अम्मा, अब मैं समझ गई हूँ कि अपने स्वार्थ के कारण मैं दूसरों का अपमान करती रही। बुढ़िया ने उसे उठाया और तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसलिए तुम्हें मैंने माफ किया। इतना कहकर बुढ़िया वहां से गायब हो गई। पारो ठीक हो गई थी, अब वो पूरी तरह से बदल गई थी। इन दिनों रामदीन के बच्चे को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। हो भी कहां से, काम चलता था तब घर में पैसे भी आते थे। चौक पर ठेला लगाया करता था वो। इधर कुछ महीनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इलाज के लिए ठेला बेचना पड़ा था। अब उसकी पत्नी सुनीता दूसरों के घर का काम करती थी, उसी से घर का खर्चा चलाना पड़ता था। कोठी से बासी बचा कुचा खाना ले आती तो घर में बच्चों की दावत हो जाती थी।
एक दिन, गोपाल गुड़िया, बापू का ध्यान रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। सुनीता, आज मत जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें इस हाल में छोड़कर जाना मुझे कौन सा अच्छा लगता है, पर ना जाऊं तो घर का चूल्हा भी तो नहीं चलेगा ना। आज तनख्वाह मिलेगी तभी तो राशन भरूंगी। इससे अच्छा तो तू फल का ठेला ही लगा लेती। वही कौन सा बहुत आसान है। तुम सुबह सुबह ही मंडी निकल जाते थे तो घर में कम से कम मैं रहती थी बच्चों के लिए। अभी कौन देखेगा ये सब। मैं जा रही हूँ, भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सुनीता चली गई। कोठी पहुँचते ही तमतमाए चेहरे को देखकर उसके पसीने छूट गए। सुनीता, तुम कल से मत आना, आज मैं हिसाब कर देती हूँ। मैं किसी और से काम करवा लूंगी। तुम्हारे रोज रोज के बहानों से मैं तंग आ गई हूँ। कभी तो तुम टाइम पर काम पर आओ। सुनीता चुपचाप खड़ी रही। आंसू ढुलक कर गालों पर बह आए थे। माफ कर दो, कल से लेट नहीं होगा। पति की बीमारी की वजह से मैं बेसहारा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो क्या मैंने बेसहारों को सहारा देने का जिम्मा ले रखा है? ये लो पैसे और निकल जाओ। सुनीता के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने चौकीदार को आदेश दिया, चौकीदार, फाटक बंद कर दो और इस औरत को आइंदा गेट में घुसने मत देना। सुनीता रोते हुए घर चली गई। उसने रोते हुए सारी बातें रामदीन को बताई। देख सुनीता, रोने से कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी की वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती है। धैर्य रख, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अभी तो राशन ले आ, कुछ बना ले, बच्चे भी भूखे होंगे। हाँ, मैं अभी लाला के यहाँ से सामान लेकर आती हूँ। सुनीता घर से निकल ही रही थी कि कोठी में सक्षम करने वाला राजू उसको बुलाने आ गया। सुनीता बहन, चलो, काम पर बुलाया है, कुछ मेहमान आ रहे हैं। अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत नाराज हो जाएंगी। जल्दी से चलो। तुम चलो, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। सुनीता घर में राशन रखकर कोठी चली गई। आज आखिरी मौका दे रही हूँ, काम करने वालों की कमी नहीं है, समझी कि नहीं? जी मालकिन। सुनीता रसोई में गई तो पूरी रसोई बिखरी थी। उसने फटाफट रसोई साफ की, तभी राजू आ गया। आज सास और ननंद आने वाली हैं, इसीलिए एकदम से बौखला गई हैं। इतना काम करने की आदत जो नहीं है। तब तक रसोई में आ गए। सुनीता, जल्दी से जल्दी 1 घंटे तक लंच तैयार कर दो। करीब 10 लोगों का खाना बनेगा। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालना, खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। सुनीता ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया और 1 घंटे में सब कुछ तैयार हो गया। बस कचौड़ियां बनानी रह गई थी। तभी सब लोग आ गए। भागती हुई आई, अब तुम बाहर बिल्कुल भी मत आना, मैं सबको बताऊंगी कि मैंने ही खाना बनाया है। जी मालकिन। जब सब लोग खाने बैठे तो खाना बहुत स्वादिष्ट था। भाई वाह, बहुत बढ़िया खाना बना है। उषा, आज तो तुम्हारे हाथों में जादू आ गया। ये सारा खाना उषा ने बनाया है? जी माँ जी। भाभी झूठ क्यों बोल रही हो? खाना आपने बनाया तो रसोई में कौन है? अरे वो तो सिर्फ बर्तन धोती है, खाना तो मैंने ही बनाया है। उषा, तुम तो शायद ये भी नहीं जानती होगी कि कचौड़ी कैसे बनाते हैं। जो स्वाद सुनीता के हाथ की कचौड़ियों में है, वो कोई एक बार खाकर कभी भी नहीं भूल सकता। सुनीता, ओ सुनीता, बाहर आओ। सुनीता डरते डरते बाहर आई। जी मैडम जी, ये कचौड़ियाँ किसने बनाई है? जी आपने। देख लिया आप सबने? सुनीता रसोई में चली गई। जब सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, तब सुनीता, बचा हुआ सारा खाना घर ले जाना, यहाँ कोई बासी नहीं खाएगा। शाम को जल्दी आ जाना, शायद ये लोग रात को भी खाना खाएंगे। जी मैडम जी। शाम को जब सब खाने बैठे तो, भाई मुझे तो दोपहर वाली कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई, वही खाऊंगी। उषा का चेहरा फीका पड़ गया। तभी सुनीता भर प्लेट कचौड़ियाँ लेकर आ गई। उषा ने सुनीता की तरफ कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। भाभी आप लीजिए। नहीं, आप खाइए, मैं सिर्फ चावल ही खाऊंगी। उषा को डर था कि उसने सारा खाना सुनीता को ले जाने को कह दिया था। कचौड़ियाँ तो बची ही न होंगी, पर कचौड़ियों से भरी प्लेट देखकर उसकी बाँछें खिल गई। सबके खाने के बाद वो रसोई में गई। सुनीता, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली, वरना ये दोनों मेरी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पर मैंने तो तुमको सारा खाना ले जाने को कहा था, फिर ये कहाँ से आई? मैडम, मैं बनी हुई कचौड़ियाँ ले गई थी, लेकिन उसका आटा और भरवान सब फ्रीज में रख दिया था, बस इतनी सी बात है। उफ़ो सुनीता, तुम बहुत समझदार हो। ये लोग रात को चले जाएंगे,
सबके जाने के बाद सुनीता अपने घर जाने लगी। तब सुनीता, रुक जाओ, ये लो 500 रुपए, और कल तुम्हारी भी छुट्टी है, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। और कल तुम्हारी भी छुट्टी है, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। सुनीता चली गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। उसने घर के सारे कपड़े धोए, पति और बच्चों को नहलाया धुलाया, घर की सफाई की, खाना बनाया। तभी उसने देखा कि बहुत देर से उसके घर से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी है। बार बार उसकी नजर उस गाड़ी की तरफ चली जाती। अचानक उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक औरत लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। गाड़ी फर्राटे भरती हुई आगे चली गई। सुनीता भागती हुई गाड़ी के पास दौड़ी। अरे, ये तो उषा मैडम जी है। सुनीता 3-4 लोगों की मदद से उन्हें अपने घर ले आई। बाकी लोगों के जाने के बाद उनके मुंह पर पानी के छींटे डाले। उषा मैडम ने आंखें खोल दी। सुनीता, तुम? मैडम, वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको गाड़ी में से धक्का देकर नीचे गिरा दिया? सुनीता, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो मेरी भूल थी। उन्होंने मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझसे शादी की थी। वो मुझसे पेपर्स पर साइन करवाने के लिए जिद कर रहे थे। मैंने नहीं किया तो मुझे मार पीट कर गाड़ी से धक्का दे दिया। मैडम, आप रुको, पहले आप हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, फिर हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। नहीं सुनीता, मैं अभागी, रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकती, क्योंकि अभी मुझे अपने उस घर से बहुत सारा सामान और पेपर्स लेने हैं। उषा हाथ मुंह धोकर आ गई। सुनीता ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। उषा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। सुनीता, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। मैं जानती थी लेकिन मानती नहीं थी, पर अब मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैडम, मैं जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी आपके लिए। लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए। उषा ने खाना खाया। उसके बाद, हमने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। सुनीता, ऐसा लगता है तुमने अपना सारा प्यार इसमें घोल दिया है। क्या है तुम्हारी रसोई में? मुझे तो बहुत ताकत आ गई। मैडम जी, ये तो गरीब की रसोई है, आप जैसे अमीर लोगों के भरोसे ही चलती है। जब काम नहीं रहता तो चूल्हा कैसे चलेगा, इसकी चिंता सताने लगती है। तुम मेरे कमरे में से अलमारी खोलकर उसमें से मेरे गहने और एक लाल मखमली झोला ले आना। कोई तुम्हें देखने न पाए। साहब अभी सो रहे होंगे, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोकेगा। जी मैडम जी। उस दिन शाम को सुनीता ने सब सामान लेकर उषा को दे दिया। तीसरे दिन उषा सारे कागजात लेकर कोर्ट चली गई और अपनी वसीयत से अपने पति को बेदखल करने की एप्लीकेशन डाल दी। कुछ दिनों तक सुनीता के पास ही रही। जब सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई तो एक दिन, सुनीता, आज मैं पुलिस लेकर अपने घर जा रही हूँ और तुम सबको मेरे साथ चलना है। अब उस घर में मैं रहूंगी। उसी दिन उषा अपनी कोठी में पहुंची और उसने अपने पति को कोठी से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, बल्कि उसके खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज करवा दिया था। सुनीता का पूरा परिवार उसके साथ रहने लगा। अच्छी तरह इलाज होने से रामदिन भी ठीक हो गया। सुनीता, तुम्हारी रसोई में खाना खाकर मुझे इतनी ताकत मिल गई कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकी। अब तुम वैसे ही रसोई यहाँ भी जमा दो। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे के गले लग गए। राजू अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दादी घरों में काम करके अपना और राजू का पेट पालती थी। राजू स्कूल से आकर दिन भर इधर उधर खेलता रहता था। एक बार, राजू, अब तुम 10 साल के होने वाले हो, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारे काम आएगी। दादी, तुम क्यों नहीं रहोगी? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं काम पर जा रही हूँ। आज खेल कर जल्दी आ जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। दादी, आज मेरे लिए एक अच्छी सी कलम ले आना। तू अगर खेल कर जल्दी आ जाएगा तो हम चलकर कलम खरीद लेंगे। दादी काम से वापस आई तो देखा राजू सचमुच अपनी किताब खोलकर बैठा था और पढ़ रहा था। दादी बहुत खुश हुई। ये हुई ना बात, चल हम कलम ले आते हैं। राजू दादी के साथ कलम लेने गया। जब वापस आया तो उसका दोस्त मुत्रा आ गया। राजू, कल मेरा जन्मदिन है, तुझे आना है। राजू दादी की तरफ देखने लगा। हाँ हाँ राजू, जरूर जाएगा।
लेकिन पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लेगा, फिर ही जाएगा। मुत्रा चला गया। राजू अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। दादी, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। टीचर ने मुझे शाबाशी दी है। तू ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ेगा तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। दादी, 21 तारीख को तुम मेरा भी जन्मदिन मनाओगी ना? हाँ हाँ, जरूर मनाऊंगी। तू अपने दोस्तों को बुला लेना। 21 तारीख आने वाली थी। राजू बहुत खुश था। दादी काम पर गई तो उसने मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर राजू के लिए नई शर्ट और पैंट ले आई। कपड़े देखते ही, दादी तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे गुब्बारे और केक भी तो लाना होगा ना? मैं सब कुछ ले आऊंगी, तो चिंता मत कर। कितना खुश है मेरा बच्चा। इसके माँ बाप होते तो इसको कितना सुख मिलता। मैं अभागी इस बच्चे को छोटी छोटी इच्छाएं भी कितने मुश्किल से पूरा कर पाती हूँ। उसके जन्मदिन वाले दिन दादी ने छुट्टी ले ली थी और सुबह से ही पूरी सब्जी खीर सब तैयार कर लिया था। राजू के दोस्त शाम को आए। राजू ने नए कपड़े पहनकर केक काटा। सबने तालियां बजाई। खाना पीना हुआ। उसके दोस्त उसके लिए कुछ न कुछ उपहार भी लाए थे। राजू उस दिन बहुत खुश था। दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन। तू खुश रहे, बस यही तो चाहती हूँ। राजू सोने गया तब नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार अपने उपहारों को खोलकर देखता रहा। राजू अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। अचानक ही वो बहुत समझदार हो गया था। एक दिन सुबह उठता तो, दादी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दादी सो रही थी। राजू उनके पास जाकर, दादी उठो, आज काम पर नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रसोई में रात की रोटी सब्जी रखी है, खा ले। स्कूल से आते समय मेरी दवा की शीशी लेते आना। दादी ने अपने आंचल से एक मुड़ा तुड़ा 10 का नोट थमा दिया उसे। राजू स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसके घर के पास वाले मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, लेकिन उसे दादी की दवा भी खरीदनी थी, इसलिए दादी को दवा देकर फिर मेला देखने जाऊंगा। दादी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दवा खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। दादी, यहीं पास में बहुत बड़ा मेला लगा है, मुझे भी जाना है। राजू, इस महीने तक मुझे बहुत कम पैसे मिले थे। पिछले महीने उधार लिए थे ना, सिर्फ 10 रुपए ही दे पाऊंगी तुझे। कोई बात नहीं दादी, वही दे दो, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। राजू पैसे लेकर मेला चला गया। बड़ी बड़ी दुकानों पर स्वादिष्ट मिठाइयाँ सजी थी। कहीं रंग बिरंगे खिलौने थे तो कहीं बड़े बड़े झूले पर लोग चीखे मार मार कर झूला झूल रहे थे। मेरे पास तो 10 रुपए ही हैं, इन्हें खर्च नहीं करूँगा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसकी नजर बर्तनों की दुकान पर पड़ी। वहाँ तरह तरह के चमकते बर्तन देखकर वो दुकान के सामने रुककर मोल भाव करने लगा। हर चीज का दाम 20 रुपए से ऊपर ही था। अचानक उसकी नजर वही कोने में रखे एक चम्मच पर पड़ी। काका, ये चम्मच कितने का है? तुझे इतने बर्तनों में से ये बर्तन ही पसंद आया? तुझे चाहिए ये? हाँ, पर कितने का है? तू इसे ऐसे ही ले जा, इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा तुझसे। राजू ने बड़ी खुशी खुशी चम्मच ले लिया। उसने एक किताब कॉपी की दुकान से अपने लिए एक कॉपी खरीद ली और घर गया। मेले से कुछ खरीद कर खाया तूने? राजू ने चम्मच और कॉपी दादी के सामने रख दिया। कॉपी तो ठीक है, पर चम्मच क्यों लिया? दादी, हमारे पास कोई चम्मच नहीं है ना, इसीलिए ले आया। चल ठीक है, अब तो मैं अपनी दवा भी इसी से पी लूंगी। दादी ने चम्मच धो कर रख लिया। रात में जब उसने दवा डाला तो अचानक चम्मच में से एक रोशनी निकलकर दादी के शरीर में प्रवेश कर गई। ये क्या हो रहा है? मैं जादुई चम्मच हूँ, मुझसे जो मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जितनी जरूरत हो
उतना ही मांगना। दादी ने चम्मच में रखी दवा पी ली। अरे चम्मच मुझे जल्दी से ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही दादी बिल्कुल ठीक है, पर उसने राजू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। दादी की सारी जरूरतें चम्मच पूरी कर देता था। दादी ने अपना काम नहीं छोड़ा, बस अपने राजू के लिए जो कुछ भी जरूरी होता जादुई चम्मच से मांग लेती। धीरे धीरे राजू बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब वो इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लगा। एक बार उसकी वनवाई हुई, एक सड़क धंस गई जिसमें पूरा परिवार घायल हो गया। बहुत परेशान रहने लगा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या बात है राजू, तू बड़ा परेशान लग रहा है। दादी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ। हम तो पहले बहुत गरीब थे। जब पहली बार मेरा जन्मदिन मनाया था तो तूने उधार पैसे लिए थे। उसके 2-3 महीने बाद ही हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है। काम तो तू पहले जितना ही करती थी। हाँ बेटा, इस बात को काफी समय बीत गया। तुझे याद होगा, तू मेले से जो एक चम्मच ले आया था, वो चम्मच जादुई था। उसी ने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से तू इतना पढ़ पाया। दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, जादुई चम्मच की शर्त थी कि बिना जरूरत या किसी को नुकसान करने की मांग करने पर वो एक बार इच्छा तो पूरी करेगा, परंतु उसके बाद उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दादी, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक बार इस समस्या का हल मिल जाए तो मैं कभी किसी ठेकेदार की बात नहीं मानूंगा। तू एक बार चम्मच मुझे दे दे। दादी ने चम्मच लाकर उसे दे दिया। राजू चम्मच लेकर ऑफिस चला गया। ए जादुई चम्मच, मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं उन्हें किसी तरह निपटा दो। मेरी नौकरी मुझे वापस दिला दो। तुरंत ही उसकी बहाली की सूचना आ गई। राजू बहुत खुश हुआ। दादी को अब जादुई चम्मच का क्या काम? मुझे तो हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहती है। उसने चम्मच उठाकर अलमारी में रख दिया। घर में अब किसी चीज को लेकर कोई कमी नहीं थी। बहुत दिनों के बाद एक दिन जब उसने किसी काम से अलमारी खोली तो उसकी नजर जादुई चम्मच पर पड़ गई। ए जादुई चम्मच, मेरी शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की दिलवा दो। राजू, अब मेरी जादुई शक्ति तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारी बनवाई हुई सड़क पर दुर्घटना के दौरान 4 लोग घायल हुए थे। वो आज भी अपाहिज होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मुझे उनके पास पहुंचा दो, जिससे वो लोग अपनी सामान्य जीवन जीने लगेंगे और तुम्हारी गुनाह भी कम हो जाएगा। तुम्हें उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। ओह, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मैं अभी जाकर ये चम्मच उन्हें दे देता हूँ। राजू ने तुरंत अपनी फाइल से उनका पता निकाला और उनके घर पहुंचकर उनको सारी बातें बताई। जादुई चम्मच की शर्तें भी बताई, हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। ये जादुई चम्मच आपको आपकी खोई हुई खुशियाँ लौटा देगा। मैं चलता हूँ।